हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं TGT PGT हिंदी के लिए, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो को देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अब हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हिंदी की उपबोलियाँ, जिसमें हमने लास्ट अवधि उपबोली, जो अवधि भाषा है, उसके बारे में जाना था। फ्रेंड्स, अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके मेरी प्लेलिस्ट में इससे पहले भी जो मैं पार्ट्स बना चुकी हूँ उनको वॉच कीजिए, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल लगेंगे। अब फ्रेंड, हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिंदी की बोलियाँ, जिसमें आज हम करेंगे पश्चिमी हिंदी। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है वो हमारी शौरसैनी अपभ्रंश जो भाषा है उसके अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले हम जानेंगे कन्नौजी, जो कन्नौजी भाषा है उसके बारे में। कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, इसके कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह है जो हमारी अवधी और व्रज जो भाषा है उसके मध्य में बोली उसके मध्य में बोली जो मानी जाती है, यह व्रज से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी दो उपबोलियाँ भी हैं। जो हमारी कन्नौजी भाषा है इसकी आगे दो उपबोलियाँ भी हैं, और ये जो हमारी अवधी और व्रज है उसके मध्य की बोली मानी जाती है कन्नौजी। इसके बोलने वालों की संख्या 75 लाख है। इस बोली का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है? पीलीभीत, हरदोई, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, शाहजहाँपुर। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो पूछ लिया जाएगा कि कन्नौजी का कौन सा क्षेत्र है या कन्नौजी का कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको राइट डाउन कीजिए साथ के साथ जो भी मैं क्षेत्र बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बांगुर, हरियाणवी और जाटू। जो सॉरी जो हमारी बांगुर भाषा है उसको हम हरियाणवी भी कहते हैं और जाटू भाषा भी कहते हैं। इनके जो बोलने वालों की संख्या वो लगभग 50 लाख के करीब है। इसमें द्वित्व वर्णों की प्रधानता होती है। द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं? द्वित्व वर्ण वो होते हैं जो आपस में जोड़ के जो वर्ण लिखे जाते हैं उनको द्वित्व वर्ण कहते हैं, जो दो वर्ण एक साथ होते हैं। इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जिंद, नाभा तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र जैसे कि नजफगढ़। यहाँ पर हम इस भाषा का प्रयोग देखते हैं। कौन सी भाषा? बांगुर, हरियाणवी या जाटू भाषा। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? बुंदेली। जो ये बुंदेली है ये भी फ्रेंड्स हमारा पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है। आगे बुंदेली जो है वो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, इसलिए इसका नाम बुंदेली पड़ा है। इसके बोले जाने वालों की संख्या लगभग 70 लाख के आसपास है। यह शुद्ध रूप से झांसी, सागर व ओरछा में बोली जाती है। इसके अलावा ग्वालियर में भी, हमीरपुर में भी, जालौन में भी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद व भोपाली में भी बोली जाती है। कौन सी बोली? बुंदेली। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है व्रज भाषा। व्रज भाषा जो होती है इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ये इसका सेकंड नाम है, अंतर्वेदी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है जो ब्रज जो शब्द है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है? जो हमारा ब्रज है उसका चरगाह या समूह, ये उसका शाब्दिक अर्थ होता है। आप सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग कब किया जाता था? ब्रज भाषा का प्रयोग कृष्ण भगवान के समय में, हम जो वहाँ पर जो ब्रज था कृष्ण भगवान का, वहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो जो ब्रज होता है उसको चरगाह या समूह कहा जाता है। इसके बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। बंगाल में इसे ब्रजबुली कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को प्लीज़ नोट आउट राइट डाउन कीजिए आप कि जो बंगाल है, बंगाल में जो ब्रज भाषा उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। जो हमारी 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता है वो इसी भाषा में लिखी गई है। आगे हम जो ये हमारी रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे जब हम अपने अष्टछाप कवियों को पढ़ेंगे उसमें।
नेक्स्ट है रीतिकाल को व्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रीतिकाल कौन से काल को हम व्रज भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब हमारा रीतिकाल आया था उसमें जितनी भी रचनाएं थी वो मोस्टली व्रज भाषा में ही की गई थी। अब हम जानेंगे कि जो हमारी व्रज भाषा है उसका क्षेत्र क्या क्या है। तो हमारी व्रज भाषा है उसका भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजस्थान, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं इत्यादि, ये सब हमारी ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। यानी इन सभी जगहों पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पश्चिमी हिंदी को ख़त्म कर लिया है। हमारी पश्चिमी हिंदी में हमारी 4 उपभाषाएं हैं, जिसमें हमारी है बुंदेली, ब्रज भाषा, और हमारी कन्नौजी, और हमारी बांगरू या हरियाणवी या जाटू भाषा। अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो हमारी आधुनिक आर्य भारतीय भाषा है, जो अब तक चली आ रही है। अब इसमें काफ़ी विकास हो चुका है, विकसित रूप है अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, पर जो हमारी खड़ी बोली है वो हमारी आधुनिक आर्य भारतीय भाषा है। तो खड़ी बोली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हिंदी की बोलियों का खड़ी बोली। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम जानेंगे खड़ी बोली के बारे में। ध्यान से आप इसके बारे में सुनिएगा। और अगर आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब खड़ी बोली को। जो हमारी खड़ी बोली है इसका नामकरण, पहले हम ये जानेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। तो हमारी खड़ी बोली का नाम लल्लू कृत प्रेम सागर में किया गया था। जो हमारे कवि हैं लल्लू, उनकी जो रचना है प्रेम सागर, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। उसमें खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग उसमें किया गया था। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ है। खड़ी बोली को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे जो अन्य कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उन सभी ने खड़ी बोली को अलग अलग नामों से पुकारा है। जब सबसे पहले इसमें आता है कोरवी। फ्रेंड्स, ये गलती से आ गया कारवी, इसको प्लीज़ आप कोरवी कर लीजिए। कोरवी, कोरवी कौन कौन कहते हैं? हमारे भोलानाथ तिवारी तथा राहुल सांकृत्यान, ये जो हैं खड़ी बोली को कोरवी नाम से बुलाते थे। उसके बाद है वार्नक्यूलर, ये जो हमारे गियर्सन थे वो खड़ी बोली को वार्नक्यूलर के नाम से पुकारते थे। उसके बाद है हिंदुस्तानी नाम से जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहते थे। अब हम आगे जानेंगे खड़ी बोली के बारे में डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी खड़ी बोली है ये शुद्ध रूप से तो बिजनौर में बोली जाती है। इसके अलावा यह हमारी मेरठ में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पे भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे खड़ी बोली हमारी कैसे अस्तित्व में आई। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और इस कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी व उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो अपने लेख लिखे थे उनमें व्याकरण हिंदी को रखा था, तथा उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का उन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग किया है। वो थे तो अंग्रेज, पर उन्होंने इन सभी जो हमारी हिंदुस्तान की जो भाषाएं थी, जैसे हमारी हिंदी भाषा थी, और जैसे उर्दू भाषा है, अरबी, फारसी जो बाहर की भाषाएं हैं, और अंग्रेजी भाषा, इन सभी के शब्दों का इन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग किया था। जब भारतीय विद्वानों को इसका पता चला तो इस प्रकार की भाषा को उन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया। तो जो गिलक्राइस्ट की जो भाषा थी उनको हिंदुस्तानी नाम दिया गया भारतीय साहित्यकारों के द्वारा। इसी कॉलेज के अंदर 4 गद्य लेखक कार्य करते थे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ आप राइट डाउन कीजिए। ये जो 4 हमारे जो लेखक हैं इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और इनकी रचनाओं पे भी। तो उस समय जो कॉलेज था हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज, उस समय 4 गद्य लेखक कार्य करते थे, जिन्होंने हिंदी के प्रचार में योगदान दिया था। हिंदी के जो प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा योगदान था इन चारों लेखकों का, और इसलिए इन चारों का जो समूह था उसको लेखक चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनका समूह चतुष्टय मतलब 4, ये 4 थे, इसलिए इसको लेखक चतुष्टय बुलाया जाता था।
अब देखते हैं हम इस लेखक चतुष्टय में कौन कौन से 4 लेखक थे। सबसे पहले आते इसमें लल्लू, जिनका मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे कवि लल्लू थे उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का नामकरण किया था और उनकी रचना थी प्रेम सागर। और इनकी भाषा में पंडिताउप था, मतलब पंडिताउप था, इनकी जो भाषा थी, इनकी जो रचना थी उसमें हमें पंडिताउप देखने को मिलता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते इंशा अल्लाह खां। जो हमारे इंशा अल्लाह खां हैं उनकी फेमस रचना है रानी केतकी की कहानी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है या इंशा अल्लाह खां की रचना कौन सी है। इसकी भाषा जो थी, जो रानी केतकी की कहानी जो थी, जो इंशा अल्लाह खान ने रचित थी, इसकी भाषा मुहावरेदार थी, वह मनोरंजनात्मक थी। इन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया था और इसका समय 1800 से 1808 के मध्य माना जाता है। और इसको जो रानी केतकी की कहानी थी, इसको जो हिंदी भाषा है, हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं सदा सुखलाल। जो सदा सुखलाल हैं उनकी प्रसिद्ध रचना है सुख सागर। इनकी भाषा का सबसे अधिक महत्व था। नेक्स्ट हमारे आते हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र की जो रचना उसका नाम था नासिकेतोपाख्यान। इनकी भाषा में पूर्वीपन था, मतलब पूर्व की तरफ से, जो पूर्व से प्रभावित थी इनकी भाषा, और इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। अब आगे हम खड़ी बोली के बारे में और जानेंगे। जो हमारी खड़ी बोली है उसका सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग ने। फ्रेंड्स, जो मैंने पहले बताया था आपको खड़ी बोली का प्रयोग लल्लू कृत प्रेम सागर में, वो था सिर्फ खड़ी बोली नाम का। जैसे वहाँ लल्लू कृत जो प्रेम सागर थी उसमें हमने सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द को देखा था। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो खड़ी बोली जो हमारी भाषा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो उसका सबसे पहले प्रयोग अकबर के दरबारी कवि जो गंग थे, उन्होंने अपनी चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हमारा 16वीं शताब्दी के आसपास का समय था, उसमें उन्होंने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया था। जबकि जो हमारे राम प्रसाद निरंजनी हैं उन्होंने भाषा भोग वार्ण्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। तो इसमें मतभेद था फ्रेंड्स कि सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था। पर अगर हम इसके समय को भी देखते हैं तो जो हमारे राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है भाषा भोग वार्ण्य, ये 18वीं शताब्दी की रचना है। और जो हमारे कवि गंग हैं उनकी चंद छंद वर्णन की जो महिमा है वो 16वीं शताब्दी की रचना है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो खड़ी बोली है उसको सबसे पहले प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग ने ही किया था। फिर जो हमारी खड़ी बोली है उसके उस बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए बहुत सारे रचनाकार हुए, जिनका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। जो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन पे से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने आगे चल के हम जानेंगे कि इन्होंने बहुत सारे पत्रों की, पत्रिकाओं की भी रचना की है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हमारे हैं वो राजा भोज का सपना, ये इनकी फेमस कहानी थी जो कि 1853 ईस्वी में रचित थी। राजा भोज का सपना। इसके अलावा इन्होंने आलसियों का कोड़ा, भूगोल, हस्तामलक, बामा मनोरंजन, विद्यानुकुर आदि भी इनकी रचनाएं थी। बहुत फेमस रचनाएं थी ये सब इनकी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे श्रद्धा राम फुल्लेरी जी। श्रद्धा राम फुल्लोरी जी जो थे वो 1877 में उन्होंने एक जगदीश हरे, जो हमारी आरती है ओम जय जगदीश हरे, जो कि हम अपने घर में भी गाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये जो हमारी आरती है ओम जय जगदीश हरे, ये श्रद्धा राम फुल्लोरी जी की रचना है 1877 की। इसके अलावा इन्होंने 1877 में एक भाग्यवादी नाम करके उपन्यास भी लिखा था। ये पंजाब के रहने वाले थे। जो हमारे श्रद्धा राम फुल्लोरी जी थे ये पंजाब के रहने वाले थे। और पादरी केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया था। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, जो पादरी केरे थे उन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाइबल है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो पादरी केरे ने।
आगे हम जानेंगे राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। राजा लक्ष्मण सिंह जो है इन्होंने प्रजा हितैषी पत्र के माध्यम से हिंदी को बहुत ही योगदान दिया है। इनका ये जो पत्र है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रजा हितैषी। ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा ये क्वेश्चन कि प्रजा हितैषी जो पत्र है वो किसने उसकी रचना की थी या कौन उसे अस्तित्व में लेके आया था, तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने मेघदूत व रघुवंश का भी हिंदी अनुवाद किया था, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो हिंदी गद्य अनुवाद किया था। इन्होंने देखिए फ्रेंड्स, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो मेघदूत व रघुवंश जो है उसका हिंदी में अनुवाद किया था, और अभिज्ञान शकुंतलम उसका भी हिंदी में गद्य में अनुवाद किया था, और मेघदूत व रघुवंश का इन्होंने हिंदी में पद्य में अनुवाद किया था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको राइट डाउन कीजिए कि जो हमारे राजा लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने मेघदूत व रघुवंश का तो पद्य हिंदी में अनुवाद किया और अभिज्ञान शकुंतलम का गद्य हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट हम जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का तो इतिहास में काफ़ी नाम लिया जाता है, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत सारे समाज सेविकाओं वाले काम भी किए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज की सेवा की थी, जैसे उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा को बंद कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी के साथ साथ जो हमारे राजा राम मोहन राय उनका हिंदी साहित्य में भी बहुत योगदान रहा है। उन्होंने वेदांत सूत्रों की व्याख्या की थी। जो हमारे वेदांत सूत्र हैं उनकी व्याख्या राजा राम मोहन राय ने की थी, तथा जो बंगदूत के माध्यम से हिंदी की सेवा की थी। बंगदूत जो उनका पत्र था उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी की सेवा की, जबकि बंगला भाषा में संवाद कौमुदी पत्र लिखा था। संवाद कौमुदी पत्र किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने। और कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में। हम आगे की जो क्लासेस हो उनमें डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि संवाद कौमुदी जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पत्र है, इस पे से क्वेश्चन आते हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आप अभी के लिए इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए कि जो संवाद कौमुदी पत्र है वो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। आगे हम करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी इतिहास में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये, और हिंदी साहित्य में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, गोकरुणा विधि तथा संस्कार विधि की रचना की और हिंदी की सेवा की है इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता ही होगा। इतिहास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी साहित्य में भी। आगे हम करेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जो थे इन्होंने कवि वचन सुधा जो इनकी 1867 में आई थी। बाला बोधनी ये महिलाओं का प्रथम पत्रिका थी। जो बाला बोधनी है वो महिलाओं के लिए प्रथम पत्रिका थी, ये 1876 में आई थी। और इनकी एक फेमस है हरीशचंद्र मैगजीन, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, बाद में इसका नाम रखा गया हरीशचंद्र चंद्रिका, जो कि 1873 में हुआ था। सबेरा पहले पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड, ये उदंत मार्तंड जो है ये हमारा प्रथम पत्र था, जो कि हमारा 30 मई 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और ये जो हमारा उदंत मार्तंड ये जो पत्र है ये इसकी रचना किसने की थी, कौन इसे अस्तित्व में लाया था? पंडित जुगल किशोर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारतेंदु हरीशचंद्र के बारे में जाना और पंडित जुगल किशोर के बारे में। अब यहाँ पे हमारी खड़ी बोली हिंदी समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी राजस्थानी भाषा। जो हमारी राजस्थानी भाषा है, जो कि हमारी शौरसेनी अपभ्रंश का पार्ट है, वो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो हमारी राजस्थानी भाषा है इसको हम मरुवाणी, मरुभूम, मरुभाषा व मरुदेशिया आदि नाम से भी जानते हैं। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है, और इसी दृष्टि से ये जो भाषा है इसको भारत में 7वां स्थान प्राप्त है, जबकि विश्व की भाषाओं में इसको 16वां स्थान प्राप्त है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जो हमारी राजस्थानी भाषा है इसको भारत में तो 7वां स्थान प्राप्त है और पूरे विश्व में 16वां स्थान प्राप्त है। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हमारी जो राजस्थानी भाषा है इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। जो हमारी राजस्थानी भाषा उसकी पहले जो लिपि थी वो थी महाजनी लिपि, और बाद में देवनागरी लिपि में परिवर्तित कर दिया गया राजस्थानी भाषा को।
अब हम देखते हैं इसके जो 4 पार्ट्स हैं, जिन 4 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा गया है। सबसे पहले हमारी पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी, इसमें मारवाड़ी व मेवाड़ी क्षेत्र आता है। इसे मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये मारवाड़ी मेवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको हम मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं। डिंगल शैली इस भाषा में मिलती है। आगे हम फ्रेंड्स डिंगल और पिंगल शैली के बारे में भी जानेंगे। तो जो हमारी डिंगल शैली है वो हमारी पश्चिमी राजस्थानी में मिलती है। उसके आगे है हमारी उत्तरी राजस्थानी। जो हमारी उत्तरी राजस्थानी, इसे मेवाती भी कहा जाता है। शुद्ध रूप से अलवर व गुड़गांव के मध्यवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। भरतपुर व करौली में भी बोली जाती है उत्तरी राजस्थानी। नेक्स्ट है हमारी पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जो है, इसका स्थानीय नाम जो है ढूंढानी है। यह जयपुरी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको जयपुरी भाषा भी कहते हैं। इसमें दादूपंथी साहित्य आता है। आगे हम जानेंगे दादूपंथ साहित्य के बारे में भी। तो जो हमारा दादूपंथी साहित्य है वो हमारी पूर्वी राजस्थानी या हमारी जयपुरी या हमारी ढूंढानी में रचित है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी राजस्थानी, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसमें मालवा का क्षेत्र आता है, इसी कारण इसको मालवी भी कहते हैं, जो हमारी दक्षिणी राजस्थानी है। इस बोली का परिष्कृत रूप इंदौर में पाया जाता है। भोपाल, कोटा, झालावाड़, रतलाम व बूंदी में भी बोली जाती है। जो चंद्र सखी हैं वो इस बोली की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। चंद्र सखी हमारी दक्षिणी राजस्थानी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। यहाँ पर ये हमारा फ्रेंड्स ख़त्म होता है राजस्थानी भाषा। फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज हमने अपनी हिंदी की सारी उपबोलियाँ उपभाषाएं कंप्लीट कर ली हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो देवनागरी लिपि पे होगी, कि देवनागरी लिपि कैसे अस्तित्व में आई, पहले कौन सी लिपि यूज़ की जाती थी और देवनागरी लिपि कैसे अस्तित्व में आई, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी TSSB की, HTET की, CTET की या KVS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। कोई टॉपिक अगर आपको करना है तो आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हैं कि ये वाला टॉपिक करा दीजिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक भी लेके आ जाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेस बना के वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें आपको KVS के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, DSSB के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, UP के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग।